Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince त्यागी, लेक्चर मैकेनिकल. फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है डायमेंशनिंग, या जिसको हम विमांकन या विमाएं दर्शाना भी कहते हैं. तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कोई भी ड्राइंग बिना डायमेंशन के वो अधूरी होती है और उसका कोई भी यूज हम नहीं कर सकते. तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. फ्रेंड्स, डायमेंशनिंग स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लेटर राइटिंग. तो उसमें एक कंसेप्ट हमारा अभी रह गया था जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, फिर डायमेंशनिंग स्टार्ट करेंगे. तो सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल राइटिंग और रेशियो जो हमारे सिलेबस में है 7:4. हमें मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी ए लीडर नोट ए फॉलोअर, इसके ये हमको लेटर राइटिंग में लिखना है और हाइट हमको दी हुई है 5 mm. तो हम कैसे करेंगे? ये हमने पहले स्क्वायर मैश बना लेंगे. जो इसकी हाइट है, हाइट h, वो कितनी होगी? ये होगी हमारी 5 mm. ये है h जो होगी 5 mm. इसको हम क्या करेंगे? इसको फिर 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि हाइट को हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. कैसे डिवाइड करना है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद जो एक क्यूब की जो हाइट है उसी हाइट का लेके कंपास की मदद से हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको भी कट करेंगे और ये स्क्वायर मैश हम बना लेंगे. अब हमें जो रेशियो फॉलो करना है वो है 7:4 का, यानी कि हर एक कैरेक्टर की हाइट 7 होगी और विड्थ होगी 4. तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं. तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं एक जिससे कि आसानी से दिख सके. तो हम सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है बी. हमें मालूम है कि हमको स्ट्रोक कैसे बनाने हैं. जो स्ट्रोक्स हैं हम ऊपर से नीचे की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ बनाते हैं. ऐसे ही जो कर्व्स हम बनाते हैं, तो जो हमारे क्लॉकवाइज कर्व हैं वो हमारे बनेंगे सीधे हाथ की तरफ से, और जो एंटी क्लॉकवाइज कर्व बनेंगे वो बनेंगे हमारे इस डायरेक्शन. ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज और ये हमारे क्लॉकवाइज कर्व. ऐसे हमको पेंसिल चलानी है. तो ये हमारा बी हो गया. उसके बाद हमें लिखना है ई. तो हमें बीच में एक कॉलम की गैप यहां पर छोड़नी है. एक कॉलम की गैप हमने छोड़ दी. उसके बाद हमको लिखना है ई. 4 इसकी कॉलम तक हमको जाना है. तो हम इसको करेंगे. इसको साफ कर देते हैं जिससे आपको दिखे. जो हमारा मैश है वो फ्रेंड्स 2H या 3H की पेंसिल से बहुत ही लाइट हमको बनाना है क्योंकि वो हमें ड्राइंग में सपोर्ट कर रहा है, वो ड्राइंग का पार्ट नहीं. तो ई हमारा यहां तक 1 2 3 4 इस कॉलम तक, यहां तक हमारा ई आएगा. ऐसे ही ऊपर का 1 2 3 4, और जो बीच वाला है ई का जो सेंटर वाला पोर्शन है उसको हम लेके जाएंगे बीच. इस तरह से हमारा एक करेक्टर है बी, दूसरा करेक्टर है ई यानी कि अक्षर, और उसके बाद बी ई, ये पूरा एक वर्ड कंप्लीट हो गया हमारा. ये बी ई मिला के एक वर्ड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट वर्ड है ए. तो नेक्स्ट वर्ड के लिए हमें क्या करना है? हमें यहां पर कितने कॉलम छोड़ने हैं? जितनी हमारी एक वर्ड, एक करेक्टर की विड्थ है, यानी कि 4 कॉलम. ये कंसेप्ट हम लास्ट वीडियो में नहीं बताया था. तो यहां पर हमें 1 2 3 और 4 कॉलम छोड़ने के बाद उसके बाद हम ए बनाना शुरू करेंगे, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट 7:4 का जो बॉक्स है वो है ये. इसमें हम फिर ए बनाएंगे. बीच में ई के बाद में हम, क्योंकि एक वर्ड खत्म हो गया है, दूसरा वर्ड हमको स्टार्ट करना है, तो हम कितने कॉलम छोड़ेंगे? 4 कॉलम वहां पर
छोड़ देंगे बीच में। दो वर्ड के बीच में कितनी दूरी होगी? 4 कॉलम के बराबर, या एक कैरेक्टर के विड्थ के बराबर, 1 2 3 और 4। तो इसमें अब हम ए बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया ए। इंक्लाइंड लाइन से है तो ऊपर से नीचे की तरफ बनेंगी, और ये हमारे ए। आपको एक ही स्ट्रोक में बनाना है, बार बार एक ही जगह पे लाइन पेंसिल को नहीं चलाना है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटर राइटिंग। तो हमारा दूसरा वर्ड भी पूरा हो गया। अब हमारा है नेक्स्ट वर्ड, यानी कि लीडर। तो हमें क्या लिखना है? एल। तो अगेन हम यहां पर 4 कॉलम छोड़ देंगे, 1 2 3 और 4। अब यहां से हम लिखना शुरू करेंगे एल। एल, और इसकी विड्थ कितनी होगी? 1 2 3 और 4। तो ये हो गया हमारा एल। उसके बाद ई। तो एक कॉलम छोड़ेंगे क्योंकि करेक्टर हमारा नेक्स्ट आ रहा है, वर्ड सेम है। ये पूरा एक शब्द है और ये एक करेक्टर है, यानी कि अक्षर है। तो दो अक्षरों के बीच की दूरी 1 कॉलम और दो शब्दों के बीच की दूरी 4 कॉलम। तो एल और उसके बाद में ई। 1 2 3 4 इसकी विड्थ हो गई। ऐसे ही 1 2 3 और 4 इसकी विड्थ हो गई, और यहां पर इसका ये इसी तरीके से हम इसको आगे कंप्लीट कर सकते हैं। एक कॉलम छोड़ेंगे, उसके बाद में हमें लिखना है ए। उसके बाद एक कॉलम छोड़ेंगे, लिखेंगे डी। इसी तरीके से हम पूरा का पूरा लेटर राइटिंग यहां पर कर सकते हैं। ये हमारा डी। उसके बाद आएगा ई। अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और एक कॉलम छोड़ के फिर हमको लिखना है क्या? आर। तो इस तरह से हमारे 3 वर्ड हमने लिख लिए, बी ए लीडर। लेकिन हमें अभी भी आगे लिखना है, नॉट ए फॉलोअर। तो ये हम कहां लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन में। तो हम नीचे, अगर हमारे पास स्पेस आगे है तो हम आगे लिख सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो दूसरा एक वायर मेश बनाएंगे जिसकी हाइट h = 5 होगी, और ऐसे ही विड्थ बनाएंगे। अब बाकी का लेटर राइटिंग हम करेंगे इसमें। तो यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो दूरी है वो कितनी होगी? वो होगी हमारी h के बराबर। तो यहां पर h कितना दिया हुआ है? h = 5 mm। तो ये दो कंसेप्ट कि दो वर्ड के बीच में कितनी दूरी होगी, एक विड्थ यानी कि करेक्टर के बराबर या 4 कॉलम के बराबर, और दो लाइंस अगर हम लिख रहे हैं, दो लाइंस में अगर हमें लिखने की जरूरत है तो उन दोनों लाइन के बीच में कितनी दूरी रखेंगे? वो रखेंगे हम h हाइट के बराबर। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं डायमेंशनिंग टॉपिक, यानी कि विमांकन। Every drawing, whether a scale drawing or a freehand drawing, besides showing the true shape of an object, must supply its exact length, breadth, height, size and position of hole, groove, etc. and such other details relating to the manufacture of the object. अब अगर हमें कोई भी ड्राइंग बनी है, चाहे हमने स्केल से बनाई है चाहे फ्री हैंड बनाई है, तो वो उस ऑब्जेक्ट की शेप दिखाने के साथ साथ क्या करे? उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसका साइज, पोजीशन ऑफ होल, अगर उसमें कहीं पे कोई होल है, ग्रूव है, खांचा कटा हुआ है, या वी शेप है, सर्कल है,
तो उसकी पोजीशन भी बताए कि वो किनारे से कितनी दूर पर है। तो अगर ये नहीं बताएगा तो हम उसको ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इसमें डायमेंशनिंग ना लिख के सिंपल मेरे को ऐसे एक फिगर बना के दी जाती, ये है, यहाँ पे ये 2 सर्कल दिखा दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे होल है, और अब मेरे को ये बोला जाता है कि तुम इस ऑब्जेक्ट को बनाओ, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करो। तो क्या मैं कर पाता? कभी नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है कि इसकी हाइट कितनी है, ये डायमेंशन कितनी है, या ये विमा कितनी है, ऐसे ही ये कितनी है, ये मेरे को नहीं मालूम है। सर्कल का डाया क्या है वो भी मेरे को नहीं मालूम है। ये वी नॉच है, इसकी यहां पर क्या विड्थ है ये मेरे को नहीं मालूम है। तो जब तक मेरे को डायमेंशन नहीं दी जाएंगी मैं कोई भी ड्राइंग या ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगा। तो इसीलिए जो डायमेंशनिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है, कि अगर प्रॉपर डायमेंशनिंग नहीं होती है तो हम उस ड्राइंग को पूरी तरह से, वो ड्राइंग हमारे लिए यूजफुल नहीं है। सो प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन ऑन ए ड्राइंग इज कॉल्ड डायमेंशनिंग। तो ये सारी जानकारी ऑब्जेक्ट के बारे में, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ग्रूव्स, होल्स, उनकी पोजीशन, उनकी डायमेंशन, उनके डाया, ये सब जो हम इंफॉर्मेशन ड्राइंग पर देते हैं इसको हम बोलते हैं डायमेंशनिंग या विमांकन। लाइन्स, फिगर, न्यूमरल्स, सिंबल, नोट्स एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो डायमेंशनिंग के लिए हम क्या करते हैं? हम लाइन्स का यूज करते हैं, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, एरोज का यूज करते हैं, फिगर्स, सिंबल्स, हम कई सिंबल्स हैं, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये एक फाई है, तो ये किसका सिंबल है? ये डाया का सिंबल है, कि जो सर्कल है इसका डाया कितना है? 6 है। तो फाई का मतलब है डायमीटर। सिंबल्स के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर कोई नोट हमको देना है तो वो उसकी मदद से भी हम डायमेंशनिंग करते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनिंग की। तो सबसे पहले है डायमेंशनिंग शुड बी डन सो कंप्लीटली दैट फर्दर कैलकुलेशन और अजम्पशन ऑफ एनी डायमेंशन और डायरेक्ट मेजरमेंट फ्रॉम द ड्राइंग इज नॉट नेसेसरी। तो हमारे डायमेंशनिंग में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है कि डायमेंशनिंग हमें इस प्रकार से करनी चाहिए कि डायमेंशनिंग करने के बाद हमें कोई भी साइड या साइज के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, या फिर कोई भी डायमेंशन या साइज के लिए एजम्पशन ना करना पड़े, मतलब हमें एज्यूम ना करना पड़े ये साइज कितना होगा, या फिर हमें ड्राइंग के ऊपर स्केल से उसकी मेजरमेंट करनी पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। डायमेंशनिंग पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए, हर पार्ट, हर साइज, हर एज की डायमेंशन हमारी ड्राइंग में अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा है एवरी डायमेंशन मस्ट बी गिवन बट नन शुड बी गिवन मोर देन वंस। यानी कि हर एक डायमेंशन तो दी हुई हो, लेकिन एक डायमेंशन को रिपीट ना किया जाए हर एक जगह पे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक ड्राइंग है, ये इसका फ्रंट व्यू है, इसका साइड व्यू है। फ्रंट व्यू और साइड व्यू के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक्स में, चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए समझ लीजिए कि जब हम सामने से देखते हैं तो वो ऐसा दिखता है, और जब हम उसको साइड से दिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहां पर हमें देखिए कि हाइट यहाँ पे 35 यहां पे भी दी हुई है, और ये यहां पे भी दी हुई है। तो ये हमारे लिए मतलब नेसेसरी नहीं है, क्योंकि अगर एक व्यू में हमें हाइट मालूम चल गई है कि जो हमारा सर्कल का सेंटर है वो बेस से कितना है, 35 mm ऊपर है, तो हमें साइड में उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये डुप्लीकेसी है, यानी कि एक ही डायमेंशन हम बार बार दिखा रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो ड्राइंग है वो बहुत ही हौच पौच हो जाती है, मतलब बहुत सारी लाइंस और डायमेंशंस उस पर आ जाती हैं। नेक्स्ट है ए डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड ऑन द व्यू वेयर इट यूज इज शोन मोर क्लियरली। यानी कि जो कोई भी डायमेंशन है वो हमें उस व्यू में दिखानी चाहिए जहां पर वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही हो, या सबसे ज्यादा वो उसका व्यू अच्छा हो। अब आप देखिए कि ये हमारा फ्रंट व्यू है जहां पे हमें सर्कल पूरा दिख रहा है, और हमने इसका रेडियस यहां पर दिया R30। तो हमको समझ में आ रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 30 है, और वो बेस से कितनी ऊंचाई पे है, 35 mm। अब ये हमारा साइड है, साइड व्यू। अगर साइड व्यू में आप देखें हमने यहाँ पे भी R30 लिखा हुआ है,
लेकिन क्या आपको समझ में आएगा आसानी से कि ये R30 क्या है, ये सर्कल है या क्या है जिसका R30 है? तो इस तरह से ये R30 जो है रेडियस है वो हमारी फ्रंट व्यू में दी जाना ज्यादा कंफर्टेबल है, इजिली वो हमको समझ में आ जाए। तो इस तरह से डायमेंशन है हमारी उस व्यू में देना चाहिए जहां पर वो क्लियरली हमको पूरी तरह से दिख रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड द व्यूज अनलेस दे आर क्लियरर एंड मोर इजिली रीड इनसाइड। यानी कि जो हमारी जो डायमेंशंस हैं वो हमें जो हमारी ड्राइंग है या व्यूज बने हुए हैं उससे बाहर करनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, जो हमारा पहला ड्राइंग है उसमें सारी डायमेंशंस कहां दी हुई है, ये होल की जो डायमेंशन है कि इस एज से हमारा होल का सेंटर कितना है 20, वो कहां पे दिया हुआ है, वो हमने बाहर दिया हुआ है। लेकिन जो दूसरी है उसमें हमने वो अंदर लिखा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए व्यूज के अंदर डायमेंशनिंग को, जब तक कि हमारे पास कोई अलग और कोई ऑप्शन ना हो, तब तक हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है म्यूचुअल क्रॉसिंग ऑफ डायमेंशन लाइंस एंड डायमेंशनिंग बिटवीन हिडन लाइंस शुड बी अवॉइडेड। यानी कि जो हमारी दो डायमेंशन लाइंस है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 20 एक है और ये 40 है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसको हम एक्सटेंड कर दें यहां पर और इस वाली 40 वाली लाइन को डायमेंशन को कट करके और यहां पे हम लिखें 20। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो छोटी वाली डायमेंशन है वो व्यू के पास में लिखें और बड़ी वाली आउटसाइड में लिखें, जिससे कि कोई भी डायमेंशन जो लाइंस है हमारी वो एक दूसरे को काटे ना। साथ ही जो हमारी हिडन लाइंस हैं, जो हमारी छुपे हुए पार्ट्स को दिखाती हैं, वहां से डायमेंशन हमको नहीं दिखानी चाहिए। नेक्स्ट है एन आउटलाइन और ए सेंटर लाइन शुड नेवर बी यूज्ड फॉर डायमेंशन लाइन। यानी कि किसी भी पार्ट की जो सेंटर लाइन है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारी सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन को कभी भी डायमेंशनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, सेंटर लाइन को एक्सटेंड कर लें, उसको एक्सटेंड करने के बाद यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर ये सेंटर दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं इस लाइन को और यहां पे एक्सटेंड कर लूं उसके बाद इसको डायमेंशनिंग के लिए मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन अदरवाइज इसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग इज रिकमेंडेड। जो हमारे डायमेंशनिंग के कई सारे सिस्टम होते हैं उसमें से अलाइंड जो सिस्टम है वो हमको यूज करना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि करेक्ट और इनकरेक्ट दो तरीके से दिखा रखा है कि एक डायमेंशन हमारी ये है जो 10 है और ये हमारी 26 है, तो ये हमने दोनों को अलग अलग करके दिखाया है और यहां पर क्या है ये एक साथ है। तो इस तरह से हमको नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि ये सर्कल है, सर्कल की जो सेंटर लाइंस हैं वो एक दूसरे को यहां पर कट कर रही हैं, तो ये पूरी तरह से क्रॉस है, ऐसे ही नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि एक लाइन का जो डैश है वो आ रहा है और दूसरी लाइन का, तो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए पूरा प्लस का एक सिंबल बनेगा। इस तरह से हमको जो सेंटर लाइंस हैं वो एक सर्कल पर दिखानी चाहिए। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग। जो डायमेंशनिंग है उसके क्या क्या अलग अलग एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट लाइन, फिर आती है एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, लीडर लाइन, एरो हेड्स और डायमेंशंस। तो ये क्या है एक एक करके हम देखेंगे। अब हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्ट लाइन। ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है, ये इसकी जो आउटलाइन है ये है ऑब्जेक्ट लाइन, यानी कि जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी जो आउटलाइन है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। उसके बाद आती है एक्सटेंशन लाइंस। ये हमारी एक्सटेंशन लाइंस है जो हमें मदद करती हैं, किस लिए, हमारी डायमेंशंस कहां से कहां तक हैं ये बताने के लिए हमें मदद करती हैं। और ये हमारी आउटलाइन से थोड़ा सा गैप इनमें होता है, जो ये गैप है लगभग 1.5 mm से 2 mm का गैप हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट के आउटलाइन में और एक्सटेंशन लाइन में होना चाहिए। तो ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि ये एक्सटेंशन लाइन है, लेकिन ऑब्जेक्ट लाइन जो ऑब्जेक्ट की लाइन है उससे थोड़ा सा गैप यहां पर इसमें बना हुआ है, ये यहां पर गैप है।
तो ये हमारी एक्सटेंशन लाइंस है। उसके बाद आती है डायमेंशन लाइंस, जो ये हमारी डायमेंशन लाइंस है जो आपको दिख रही हैं, ये जो हमें बता रही हैं कि हमारी ये डायमेंशन कहां से कहां तक है। और इन लाइंस के दोनों सिरों पर क्या होते हैं, एरोज, जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं डायमेंशन लाइंस। उसके बाद आती है लीडर लाइन, जो हमें किसी को, जो हमें लीड करती है। मान लीजिए हमें सर्कल है, इस सर्कल को अगर हमें दिखाना है, ये ऐसे करके अगर हमें दिखा रहे हैं कि ये इसका जो फाई है यानी कि डायमीटर है वो 6 है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो ये जो है वो हमारा है लीडर लाइन, क्योंकि हमें ये किस जगह के लिए ये लीड कर रही है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं लीडर लाइन। नेक्स्ट है एरोहेड्स। तो जो हमारी डायमेंशंस हैं, डायमेंशन लाइन के दोनों सिरों पर एरोज बने होते हैं, ये होते हैं पूरी तरह से फील्ड एरोज। तो एरोज का ये लाइन है हमारी डायमेंशन लाइन, और उसके सिरे पर हमारा एरो होता है। तो यहां पे एरो का जो रेशियो है वो फिक्स है, जो इसकी ये अगर ये W है और ये इसकी सॉरी ये W है और ये हमारी ये विड्थ है और ये है हमारी हाइट। तो अगर विड्थ 1 है तो हमारी हाइट 1 है तो विड्थ हमारी होगी 3, यानी कि इसकी ऊंचाई और चौड़ाई का जो रेशियो है 1:3 का है। अगर ये हाइट ये अगर 1 है तो इसकी जो लंबाई है या विड्थ है वो हमारी होगी 3। और हमारे एरोज हमेशा पूरी तरह से फील्ड होते हैं, ये हमारे खाली सिर्फ आउटलाइन बना के ट्रायंगल बना के हमको एरो नहीं दिखाना है, पूरी तरह से फील्ड एरो हमारे होने चाहिए। और इसके जो डायमेंशंस हैं वो 3:1 के रेशियो में ही होने चाहिए, कोई और रेशियो हम एरो के लिए यूज नहीं करते। यानी कि अगर एरो की जो ये हाइट है ये 1 है तो इसकी जो विड्थ है वो 3 होनी चाहिए, ये रेशियो हमें हमेशा ही मेंटेन करना है। और सबसे लास्ट में है डायमेंशंस, तो वो हमारी ये जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे इसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ 44.5 है, ऐसे ही यहां पर ये 28.6 है, ये 52.7 है, ये है हमारी डायमेंशन। अब बात करेंगे सिस्टम ऑफ डायमेंशंस। तो देयर आर 2 सिस्टम ऑफ प्लेसिंग डायमेंशन। पहला है अलाइंड सिस्टम। In this system, the dimension is placed perpendicular to dimension line in such a way that it may be read from bottom edge or right hand edge of drawing sheet. तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी डायमेंशन है वो डायमेंशन लाइन के, डायमेंशन लाइन कौन सी है, जो ये नीचे है, ये हमारी डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि इस दिशा में ही हमारे डायमेंशंस लिखी होती हैं, और कुछ इस तरह से लिखी होती हैं कि हम इन डायमेंशंस को या तो नीचे की तरफ से या फिर राइट हैंड साइड की तरफ से पढ़ सकें। और ये हमेशा जो हमारी एज जिसकी डायमेंशन हमने दी हुई है उसके पैरेलल होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी एज है ये इंक्लाइंड है, तो ये इसी के पैरेलल हमने इसको खींचा और इसी के परपेंडिकुलर हमने ये डायमेंशन यहां पर लिख दी। इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं अलाइंड सिस्टम, क्योंकि ये जो डायमेंशंस हैं वो एज के, जो हमारी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है, हमेशा उससे अलाइंड रहती हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर अगर ये हाइट हमने ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे है तो इसी डायरेक्शन में हमने इसकी डायमेंशन लिखी है। और डायमेंशन इस तरह से लिखी जाती है कि हम उसको या तो नीचे की तरफ से या फिर सीधे हाथ की तरफ से पढ़ सकते हैं। द डायमेंशन शुड बी प्लेस नियर मिडिल एंड अबव बट क्लियर ऑफ डायमेंशन लाइंस। तो जो डायमेंशन लिखने का इसमें तरीका है
कि बीच में लिखनी है और जो डायमेंशन लाइन है उनसे ऊपर लिखनी है। यानी कि जैसे ये डायमेंशन लाइन है, इसके ऊपर हम डायमेंशन लिखेंगे और बीच में लिखेंगे, और डायमेंशन लाइन से थोड़ा सा गैप भी हम छोड़ते हैं। दिस इज प्रिफर्ड वे ऑफ डायमेंशनिंग। इसको हम प्रिफर करते हैं, ज्यादातर ड्राइंग्स में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, अलाइंड सिस्टम का। नेक्स्ट है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। सेम ड्राइंग है, आप देख सकते हैं। तो हमारा फर्क क्या पड़ गया, यहां पर हमारा जो 5 है वो इंक्लाइन रोटेटेड है, राइट हैंड साइड से हम पढ़ सकते हैं। ऐसी 40 भी रोटेटेड है। किसके पैरेलल है, जिस ऑब्जेक्ट का जिस साइड का वो डायमेंशन बता रहा है उसी के पैरेलल हमने उसको लिखा है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ये भी हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है और 5 भी हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है। तो इन दिस सिस्टम ऑल डायमेंशन आर सो प्लेस दे कैन बी रीड फ्रॉम बॉटम साइड ऑफ द ड्राइंग। तो यहां पर हमेशा डायमेंशन ऐसे लिखी जाती हैं कि उनको नीचे की तरफ से हम पढ़ सकें। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी हॉरिजॉन्टल वे में ही डायमेंशन हमारी लिखी हुई है, चाहे वो एंगल है, चाहे वो इंक्लाइंड लाइंस हैं, चाहे वो डायमीटर है, सब कुछ हमारा हॉरिजॉन्टल ही लिखा हुआ है कि हम उसको नीचे की तरफ से ड्राइंग से पढ़ सकें। द डायमेंशन लाइंस आर ब्रोकन नियर द मिडिल फॉर इंसर्टिंग द डायमेंशन। एक और जो फर्क है यहां पर आप देख रहे हैं कि जो डायमेंशन लाइंस हैं, ये हमारी डायमेंशन लाइंस है, ये हमारी डायमेंशन लाइंस है। डायमेंशन लाइंस को बीच में से ब्रेक किया गया, यानी कि बीच में जगह छोड़ी गई है जिससे कि हम डायमेंशन लिख सकें। जबकि जो अलाइंड सिस्टम है उसमें हमारी जो डायमेंशन लाइंस है वो पूरी पूरी होती हैं और डायमेंशन विमा उसके ऊपर लिखी जाती है। जबकि यूनिडायरेक्शनल में बीच में से जो हमारी डायमेंशन लाइन है उनको बीच में से ब्रेक करके वहां पर डायमेंशन लिखते हैं। दिस सिस्टम इज मेनली यूज्ड ऑन लार्ज ड्राइंग एज एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। तो ये जो सिस्टम है डायमेंशनिंग का, ये हम जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की ड्राइंग होती है जैसे कि एयरक्राफ्ट है या ऑटोमोबाइल है, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं। वेयर इट इज इनकन्वीनियंट टू रीड डायमेंशन फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्योंकि जो बहुत बड़ी ड्राइंग्स होती हैं उसकी डायमेंशन हम राइट साइड से पढ़ने में हमको प्रॉब्लम होती है। All the dimension on a drawing must be shown using either aligned system or unidirectional system. Two systems should not be mixed on the same drawing. यानी कि जो किसी भी एक ड्राइंग में या तो हम कौन सा सिस्टम यूज करेंगे, अलाइंड सिस्टम यूज करेंगे या फिर यूनिडायरेक्शनल सिस्टम यूज करेंगे। दोनों के दोनों सिस्टम एक ड्राइंग में हमको कभी भी यूज नहीं करने हैं, या दोनों सिस्टम को एक साथ हमें मिक्स नहीं करना है। या तो हम अलाइंड सिस्टम यूज करें या फिर यूनिडायरेक्शनल सिस्टम यूज करें। तो जो अलाइन सिस्टम है वो हम छोटे ऑब्जेक्ट की ड्राइंग के लिए यूज करते हैं और प्रीफर करते हैं, जबकि यूनिडायरेक्शनल जो सिस्टम है उसको हम प्रीफर करते हैं बड़े ऑब्जेक्ट की या बड़ी ड्राइंग्स के लिए। अब नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग। हमने सिस्टम तो देख लिया, किस तरह से हम सिस्टम डायमेंशनिंग कर सकते हैं। अब डायमेंशनिंग को अरेंज करने का जो तरीका है वो कैसे। तो पहला है चेन डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग आर अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। यहां पे जो सारी की सारी डायमेंशन है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में होती हैं, आप देख सकते हैं 16, 20, 10। एंड ओवरऑल डायमेंशन इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्मॉलर डायमेंशन। जो पूरी की पूरी डायमेंशन है साइड की, वो छोटी डायमेंशन के बाहर वाली साइड में लिखी होती है। और वन ऑफ द स्मॉलर डायमेंशन इज जनरली ओमिटेड। जो सबसे छोटी डायमेंशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पार्ट की डायमेंशन हमको यहां पर नहीं दी गई। जो ये वाला पोर्शन है इसकी डायमेंशन हमको नहीं दी गई है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें ओवरऑल लेंथ दी हुई है 60 और बाकी सारे पार्ट्स की लेंथ हमको दी हुई है। तो 60 में से हम इन सबको माइनस कर देंगे तो इस पार्ट की डायमेंशन हमको यहां पर मिल जाएगी। तो एक जो सबसे छोटा पार्ट होता है या सबसे छोटी डायमेंशन होती है जो कम इंपॉर्टेंट होती है, उसको इस केस में छोड़ दिया जाता है।
और इस तरह के जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं चेन डायमेंशनिंग, क्योंकि हम जो डायमेंशन है उसको एक चेन की तरह हम डायमेंशनिंग कर रहे हैं। तो ये चेन है, लेकिन ये कौन सा है, ये अलाइंड सिस्टम है। ये चेन है लेकिन साथ में ही अलाइंड सिस्टम है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव और पैरेलल डायमेंशनिंग। जैसे कि नाम से भी आप जान सकते हैं कि इसमें हम एक पैरेलल यानी कि समानांतर जो है डायमेंशनिंग या विमांकन किया जाता है। ऑल डायमेंशन आर शोन फ्रॉम कॉमन बेसलाइन। इसमें क्या है कि एक कॉमन बेसलाइन, जैसे कि हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर एक बेसलाइन मान लिया, सारी की सारी डायमेंशन हमें इसी तरफ से बतानी है। क्यूमुलेटिव एरर इज अवॉइडेड बाय दिस मेथड। तो इसमें जो क्यूमुलेटिव एरर है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। दिस मेथड इज प्रिफरेबल। इस मेथड को हम प्रीफर करते हैं। तो हमने एक बेसलाइन मान लिया, जैसे कि यहाँ पे हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, और सारी डायमेंशन हमने यहीं से बता दी, 16 mm, 30 mm, 50 mm और 60 mm। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव सिस्टम। प्रोग्रेसिव सिस्टम भी दोनों तरह से लिखा जा सकता है, या तो अलाइंड या फिर यूनिडायरेक्शनल, जैसे कि यहां पर ये अलाइंड सिस्टम में ये लिखी हुई। नेक्स्ट है कंबाइंड डायमेंशनिंग। बोथ द मेथड चेन एंड पैरेलल आर यूज्ड इन ऑन द सेम ड्राइंग। तो अगर हम दोनों सिस्टम पैरेलल और चेन दोनों को एक ही ड्राइंग में एक साथ यूज करें तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड डायमेंशनिंग, जैसे कि आप इस ड्राइंग में यूज कर सकते देख रहे हैं। देखिए जो ये वाला पोर्शन है यहां पे तो हमने यूज करी है प्रोग्रेसिव या पैरेलल डायमेंशनिंग, क्योंकि हमने यहां पर सेंटर लाइन को रेफरेंस मांगना है। सारे के सारे जो डायमेंशन है वो सेंटर लाइन से दिए हैं, और जो नीचे की डायमेंशन है वो हमने चेन डायमेंशनिंग तरीके से दी है। सॉरी, ये हमारी प्रोग्रेसिव है। यहां पे हमने एक बेस माना है और इससे ही हमारी ये सारी की सारी डायमेंशनिंग हमने यहां पे दी। तो ये वाले हो गए हमारे पैरेलल और ये वाले हो गए हमारे चेन, क्योंकि हमने एक के बाद एक लिखी और जो आउटर है उसको हमने इनके बाहर लिखा। तो इसमें हमने दोनों ही प्रोग्रेसिव और साथ में ही चेन डायमेंशनिंग दोनों की एक साथ में यूज किया। इसको हम बोलते हैं कंबाइंड डायमेंशन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हर शेप्स को, अलग अलग शेप्स की डायमेंशनिंग कैसे करते हैं और डायमेंशनिंग में कौन कौन से सिंबल हम यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।